राम राम जी, खम्मा गणी, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान का सामान्य परिचय, या फिर मैं ये कह दूं राजस्थान का नामकरण, स्थिति, विस्तार एवं इसका निर्माण। तो कुछ भी कह लो, वो उसके सामान्य परिचय में अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, उस सामान्य परिचय में अपन यही चीजें जानी, भारत के नाम क्या होते हैं, कहाँ किस नाम से जाना जाता है, कब किस नाम से जाना गया, ठीक है, आदि बातों पे अपन ने चर्चा की। तो यही अपना टॉपिक रहेगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो आज की इस कक्षा में बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बातें जानने वाले हैं, बहुत ही फैक्ट वाली बातें जानने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये कक्षाएं मोस्टली सीटी 2026 के लिए है, चाहे वो 10+2 का कोई साथी हो या फिर ग्रेजुएशन का कोई साथी हो। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए क्या लाभदायक हो सकती है, ठीक है। तो वैसे तो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी मेरे साथी है, जहां पे राजस्थान का भूगोल टॉपिक आ रहा है, तो उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो, उसके लिए भी ये सफिशियंट रहने वाली है। तो करते हैं शुरू। आज से हमारा पहला टॉपिक रहेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या लिखूं मैं? राजस्थान का सामान्य परिचय। अब राजस्थान के बारे में अपन जानने वाले हैं, राजस्थान क्या है क्या नहीं है, कौन सी बातें अपने को जाननी है, कौन सी बातें अपने को ज्यादा ध्यान में रखनी है, कौन सी बातें कम ध्यान में रखनी है, और कौन सी बातें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो पहले अपन जानेंगे राजस्थान, ये नाम है, ये कहाँ से निकल के आता है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक इसके अंदर अपना रहेगा नामकरण को लेकर। क्या रहेगा? नामकरण को लेकर पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा इसकी स्थिति को लेकर, स्थिति को लेकर, और तीसरा रहेगा विस्तार को लेकर, ठीक है, जिसपे अपन अक्षांश देशांतरी विस्तार की चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में अपन तीन मेजर टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं। एक तो इसके नामकरण के ऊपर, कब इसका नाम क्या रखा गया था, पहले क्या नाम था, वर्तमान में क्या नाम है, कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, आदि विविध बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक नामकरण, दूसरा स्थिति, और तीसरा विस्तार, इसके बारे में अपन जिक्र करने वाले हैं आज की इस कक्षा में। तो मैं यहाँ पे एक राजस्थान का रफ मैप ड्रॉ करता हूँ। मैं इनको यहां से हटा देता हूँ ना, स्थिति एवं विस्तार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको ना, ये लो जी। एक मैप ड्रॉ करता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करिएगा, ताकि आपको भी अभ्यास में आ जाए कि हाँ ऐसा बनता है मैप, ठीक है। देखिए जी, बनाते हैं मैप। ये करा, यहां से ये आया, और ये करा यहां से, और ये गया अपना राजस्थान, चला गया इधर, इधर आया, इधर आया, यहाँ पे ऐसे करके, और ऐसे ले जाके यहाँ छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में मैप बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये यहाँ पे ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। उसके बाद में देखो, इसके थोड़ा सा सीध पे बना के, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे बार की तरफ इसको लहराते लहराते, और यहाँ पे इसमें आके आप इसको मिला दो जी, ठीक है। ये लो। बना के नहीं बना राजस्थान? ओ बन गया, बहुत बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसमें मिला दो। ये अपना राजस्थान का एक अपन ने रफ मैप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक्चुअल देखो, मैं अगर एक एक जिले को प्रॉपर रूप से बनाता चलो, हाँ यहाँ तक ये जिला आएगा, यहाँ तक तो ऐसा बनता भी नहीं है, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा हमारा राजस्थान है। बस इस वाली चोंच को थोड़ा सा इससे बड़ा करके चलना, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा करके चलना, ताकि ये थोड़ा छोटा रहता है। ये अपन ने एक मैप ड्रॉ कर लिया इसका। अब इस मैप में जानेंगे कि ये पहले कैसा स्वरूप था और वर्तमान में क्या स्वरूप रहा है इसका, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बताता हूं, ये हमारा क्या है, राजस्थान। क्या है मेरे भाई? राजस्थान है। जी सर, दिख रहा है, राजस्थान तो है ही। अब सुनना, इसमें काम की बात है। नामकरण के ऊपर चर्चा कर ले। जी सर, कर लो नामकरण के ऊपर चर्चा। हाँ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप कहोगे सर जी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम मिलता है क्या? ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में इसका नाम क्या मिलता है?
ब्रह्मवर्त। जब रामायण काल आया, क्या आया, रामायण काल आया, तो रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको आदि कवि कहा जाता है। उन्होंने रामायण में इसका नाम दिया राजस्थान का मरुकांतार। क्या नाम दिया, मरुकांतार। ठीक है, ये नाम दिया। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, रामायण काल में मरुकांतार इसका नाम मिलता है। इसके साथ साथ इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे इसे मरु भी कहा जाता है, मरु प्रदेश भी कहा जाता है, मरु प्रदेश भी कहा जाता है। इसी के साथ इसे मरु देश भी कहा जाता है, मरु देश भी कहा जाता है, और इसे मरुवार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम है राजस्थान के। देखो कितने सारे नाम हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं, एक लिखित अभिलेख मिलता है अपने को, एक लिखित अभिलेख मिलता है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। वो अभिलेख आता है अपने सामने, बसंतगढ़ अभिलेख। पहला अभिलेख मिलता है लिखित प्रमाण, राजस्थान नाम जिसमें मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख। इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, लिखा हुआ मिला है। अब ये कहाँ का है, तो ध्यान रखना, बसंतगढ़ सिरोही से मिला था ये, बसंतगढ़ सिरोही से, बसंतगढ़ सिरोही से ये अपने को मिलता है, खीमल माता के मंदिर में। कहाँ मिलता है ये, खीमल माता के मंदिर में मिलता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। समय अगर आपसे पूछ ले तो इसका समय क्या है, तो ध्यान रखना 625 ईस्वी। इसका समय क्या है, 625 ईस्वी। चावड़ा वंश से संबंध रखता है ये, चावड़ा वंश के वर्मलात शासक का नाम है, उनके शासनकाल का ये बताया जाता है। इसमें दास प्रथा का भी वर्णन मिलता है, और उसमें राजस्थान के नाम को लेकर एक शब्द आता है, राजस्थानी द्वितीय। क्या नाम आता है, राजस्थानी, राजस्थानी द्वितीय। ठीक है, ये नाम मिलता है राजस्थान को लेकर, है ना। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाम मिलता है इसका। रामायण काल में मरुकांतार, अन्य नाम है मरु, मरु प्रदेश, मरुदेश, मरुवार। वसंतगढ़ शिलालेख में क्या मिलता है, राजस्थानी आदित्य। ठीक है, खीमल माता के मंदिर में बसंतगढ़ सिरोही में मिलता है, 625 ईस्वी का है, चावड़ा वंश का संबंध इसमें देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। और क्या ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस नाम को लेकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी आता है अपने सामने, एक बार इसको साफ कर दूं मैं। देखो, जो साथी नोट्स वगैरह बना रहा है तो इसको ऐसे कैसे उतार सकता है। नामकरण की बात कर रहे पड़े, ऋग्वेद में से ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, रामायण काल में से मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। मरु, मरु प्रदेश, मरुदेश, मरुवार, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, राजस्थान यादित्य बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है अपने को, ये भी राजस्थान का नाम है। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख कब समय पूछ ले तो 625 ईस्वी का है। कहाँ मिला, खीमल माता के मंदिर में, बसंतगढ़ सिरोही से मिलता है। और किस वंश से संबंध रखता है, चावड़ा वंश से संबंध रखता है। शासक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्मलात शासक का नाम है। ठीक है, और इसके अंदर, इसी शिलालेख के अंदर दास प्रथा का भी वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, इसी शिलालेख से दास प्रथा का भी वर्णन मिलता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, दास प्रथा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। आगे बात करें, जी सर आगे बात कर लो। हाँ जी, यहां से मैंने इसको मिटा दी, ये आप नोट डाउन करते चलना। देखो, एक एक चीज बताऊंगा, एक चीज लिखवाऊंगा और समझाऊंगा ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जो चीज आपको बता दी जाए, जो चीज आपको समझा दी जाए, उसको यहाँ बिठा लेना दिमाग के अंदर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक व्यक्ति हुआ था जॉर्ज थॉमस। कौन सा व्यक्ति था, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, 1800 में सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। किस शब्द का, राजपूताना शब्द का। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। और ये बात अपने को कौन बताता है, तो एक व्यक्ति हुआ था विलियम फ्रैंकलिन। कौन है, विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति है, विलियम फ्रैंकलिन। इसकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है 1805 में। 1805 में क्या होती है, पुस्तक प्रकाशित होती है।
और उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का क्या नाम है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इस पुस्तक में ये यही कहते हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस जी जिन्होंने राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, 1800 में। ये बात किसने कही? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये जो जॉर्ज थॉमस था ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो ये था आयरलैंड का निवासी था और ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। कौन था जॉर्ज थॉमस? आयरलैंड का निवासी था और ग्वालियर ग्वालियर के मराठा शासक ग्वालियर के मराठा शासक कौन थे? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, अंग्रेजी कमांडर था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी। भाई राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 में दिया। जॉर्ज थॉमस कौन था? आयरलैंड का निवासी था और ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का क्या था? ये अंग्रेजी कमांडर था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। याद रह जाएगी जी सर, याद रह जाएगी। अब सुनना, थोड़ी सी बात और करते हैं अपन, इसके और नाम भी है। ठीक है, और भी मुख्य चीजें हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या है बातें? तो सुनना। एक ग्रंथ आता है जिसमें राजस्थान शब्द का नाम मिलता है। ठीक है, मोहनोत नैनसीरी ख्यात। मोहनोत नैनसीरी ख्यात, इसके अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है और इसके रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, मोहनोत नैनसी इसके क्या है? रचयिता है। मोहनोत नैनसी इसके क्या है? रचयिता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है और ये अपना पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है इसे, ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो मोहनोत नैनसीरी ख्यात है, कुछ किताबें इसको नैनसीरी ख्यात भी कहती है और कुछ किताबें इसको मोहनोत नैनसीरी भी ख्यात भी कहते हैं। इसका राइटर कौन है? लेखक कौन है? मोहनोत नैनसीरी इसके लेखक है। इसकी भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो भाषा ध्यान रखना, डिंगल भाषा है। कैसी भाषा है? डिंगल भाषा है। ठीक है, मोहनोत नैनसीरी ख्यात की भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा है। अब देखो, दो शब्द आते हैं, कई बार आपने सुना होगा, एक तो डिंगल भाषा और एक आती है पिंगल भाषा। डिंगल भाषा क्या होती है? पिंगल भाषा क्या होती है? शब्द देखने को मिलता है डिंगल और पिंगल। ठीक है, कई बार आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना। डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की काव्य शैलियां हैं। राजस्थानी साहित्य की काव्य शैलियां है डिंगल और पिंगल। अब जो डिंगल भाषा है ये तो है पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। पिंगल जो भाषा है वो पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा का, जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है और ब्रज भाषा है उनका मिश्रण है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो ये ध्यान रखना, डिंगल और पिंगल, क्या नाम कहा मैंने? एक तो डिंगल, डिंगल और पिंगल, डिंगल व पिंगल, इन दोनों को ध्यान रखना, डिंगल पिंगल का। ठीक है, डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है? राजस्थानी साहित्य की काव्य भाषा है। ठीक है, डिंगल में वीर रस की प्रधानता होती है जबकि पिंगल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी अपभ्रंश का मिश्रित रूप होता है, पिंगल पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा का मिश्रित रूप होता है। ये चीज ध्यान रखना। आ गई तो मैंने भी कल, चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, याद रह जाएगी ये चीजें? जी सर, याद रह जाएगी। अब सुनना काम की बात। अब अपन बात करते हैं घोड़े वाले बाबा की। कौन है घोड़े वाले बाबा? देखिए इधर देखो। इसके बाद सबसे पहले
सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड। कौन था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक, कर्नल जेम्स टोड था जिसने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब इस टोड जी की दो किताबें आती हैं। कितनी किताबें हैं? दो किताबें हैं, वो आपसे पूछ लेता है। एक किताब तो है, पहली बुक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पुस्तक है इसकी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान, ये दो खंडों में प्रकाशित होती है। कितने खंडों में? दो खंडों में प्रकाशित होती है। पहला खंड इसका प्रकाशित होता है 1829 में और दूसरा खंड प्रकाशित होता है इसका 1832 में। संपादन का नाम भी कई बार पूछ लेता है, संपादन किसने किया? संपादन का नाम भी आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना, विलियम क्रुक ने इसका संपादन किया। किसने किया? विलियम क्रुक ने इसका संपादन किया था। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पुस्तकें दो राजाओं को समर्पित है। एक तो विलियम क्रुक है, सॉरी विलियम चतुर्थ है, और एक अपना जॉर्ज चतुर्थ, इन दोनों राजाओं को समर्पित है जो कि शायद इंग्लैंड के राजा थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दो खंडों में प्रकाशित हुई, एक 1829 में, एक 1832 में। संपादनकर्ता कौन है? विलियम क्रुक है। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। रख लोगे? जी सर, याद रख लेंगे। एक इसका दूसरा नाम भी आता है, अन्य नाम। क्या पूछता है आपसे? कई बार अन्य नाम भी आपसे पूछ लेता है। तो अन्य नाम क्या है इसके? तो ध्यान रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इसका क्या नाम है? दूसरा नाम, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इसका अपर नेम है। ये चीज भी ध्यान रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब एक इनकी दूसरी पुस्तक भी आती है। दूसरी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एक पुस्तक होगी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरी जो इनकी पुस्तक आती है, दूसरी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, ऐसे करके इसका नाम है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया, वेस्टर्न ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी दूसरी पुस्तक है, जिसे 1839 में इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबक ने क्या करवाया था? पब्लिश करवाया था, प्रकाशित करवाया था। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इनकी बुक इंपोर्टेंट है, बुक का ध्यान रखना, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया। ये इनकी सेकंड बुक है, जिसे 1839 में जूलिया क्लटरबर्ग, इनकी पत्नी का नाम है, इन्होंने क्या करवाया था? प्रकाशित करवाया था। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये तो बातें हो गई इसके नामकरण को लेकर। अब अपन बातें करते हैं थोड़ी सी कि अब वर्तमान जो स्वरूप आता है अपने, उसको लेकर, वर्तमान स्वरूप को लेकर अपन बातें करते हैं। क्या है वर्तमान स्वरूप? ध्यान दीजिएगा इधर। अभी नामकरण को लेकर ही चर्चाएं चल रही है ना, बाद में अपनी स्थिति की बातें करेंगे। आगे सुनिएगा, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, राजस्थान का क्या चल रहा था? एकीकरण।
और आपको पता है एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, 7 में हुआ था। तो इसका जो दूसरा चरण चल रहा था, कौन सा चरण, सेकंड चरण चल रहा था, उसमें राजस्थान शब्द जुड़ा था। और कब जुड़ा था, तो ध्यान रखना 25 मार्च 1948 को। कब जुड़ा, 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द इसमें जुड़ता है, राजस्थान शब्द जुड़ता है। और नाम क्या पड़ता है इसका, तो नाम पड़ता है पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम पड़ता है इसका, पूर्व राजस्थान संघ, ये इसका नाम पड़ता है, राजस्थान संघ। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना संवैधानिक इसको मान्यता कब मिलती है, शब्द को संवैधानिक मान्यता अगर आपसे पूछ ले, संवैधानिक मान्यता कब मिली, संवैधानिक मान्यता कब मिलती है, तो तारीख ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता मिलती है। और इसका वर्तमान स्वरूप कब आता है, वर्तमान स्वरूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान स्वरूप में ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने सामने उभर कर आता है। ये बातें हो गई हमारी सारी नामकरण को लेकर। अब अपन इसकी स्थिति की बात कर ले कि पृथ्वी पे या ग्लोब पे राजस्थान कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ स्थित है, और भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है, ये बातें भी अपन जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा इसकी स्थिति की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, स्थिति की। ठीक है। अब स्थिति में पहली चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर जिसे अपन जीएमटी कहते हैं, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये लो। ठीक है। अब जो हमारा राजस्थान है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब बताओ ये कौन सा गोलार्ध है, सर जी अगर अपन अक्षांश रेखाओं को हटा दे एक बार के लिए और देशांतर रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। किस आधार पे, देशांतर रेखाओं के आधार पे। और सर जी अगर मैं देशांतर रेखा को हटा दूं और अक्षांश रेखा के आधार पे अगर आप पूछोगे हमसे तो हम कहेंगे कि ये जो राजस्थान है ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर आप दोनों के अकॉर्डिंग पूछोगे कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं दोनों के आधार पे बताओ ग्लोब पे राजस्थान कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे कि ये जो राजस्थान है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखाओं के आधार पे उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखाओं के आधार पे पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के आधार पे पूछ ले कंप्लीट रूप से पृथ्वी पे या ग्लोब पे पूछ ले तो राजस्थान कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कई बार इनका कोण भी पूछ लेता है आपसे, तो ध्यान रखना ईशान कोण में स्थित है। कहाँ है, ईशान कोण में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपसे क्या पूछेगा, ये तो हो गई किसके संदर्भ में बात, विश्व या ग्लोब के संदर्भ में बातें हो गई। ठीक है, 3 प्रश्न यहां से बनेंगे कि देशांतर रेखाओं के आधार पे पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश रेखाओं के आधार पे उत्तरी गोलार्ध में, और ग्लोब पे कंप्लीट रूप से अगर आपसे पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या फिर ईशान कोण में ये स्थित है। अब आपसे एक पूछेगा एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन, राजस्थान पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कई बार इसका भी कोण पूछ लिया जाता है, तो कोण का ध्यान रखना नैऋत्य कोण पे स्थित है। ठीक है, नैऋत्य कोण पे। विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पे तो ईशान कोण में, एशिया के अगर मानचित्र की बात करें एशिया महाद्वीप में ये नैऋत्य कोण में स्थित है। अब अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में, भाई भारत में ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, भारत में कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखना भारत में स्थित है उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में। और वही कोण पूछ लिया जाए तो वायव्य कोण में स्थित है। कौन से कोण में स्थित है, वायव्य कोण में राजस्थान स्थित है। ठीक है, क्या क्या बातें की अपन ने, राजस्थान के नामों को लेकर ऋग्वेद में से ब्रह्मवर्त कहा जाता है,
रामायण काल में इसे मरु का अंतर कहा जाता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी आदित्य मिला है। मुहूर्त नैणसी में राजस्थान नाम मिला था, जो कि प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था 1800 के अंदर। ये बात किसने कही अपने को? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई उनकी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड और पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी दो पुस्तकें थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया। ये इनकी दो पुस्तकें थी। उसके बाद अपन ने राजस्थान की स्थिति के ऊपर चर्चा की। राजस्थान विश्व के मानचित्र या ग्लोब में स्थित कहाँ पे है? तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया अगर कंप्लीट रूप से पूछ लिया जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और ईशान कोण में स्थित है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, नैऋत्य कोण में स्थित है। अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है और वायव्य कोण में स्थित है। ये अपन ने इनकी स्थिति की बात कर ली। अब अपन थोड़ा सा इसका विस्तार देख लेते हैं, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है, विस्तृत है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो सर बढ़ो आगे, आगे बढ़ो आप। तो देखो हमारा जो राजस्थान है, ये मैप अब काम आएगा। ये जो राजस्थान है ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से तो शुरू हो रहा है जी सर, हो रहा है शुरू। तो इसका ध्यान रखना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये जाता है, 23 3 से 3 12 तक, 23 12 तक। ठीक है, उसके बाद में यहां से शुरू होता है 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है राजस्थान, और उसके बाद में कहां तक जाता है? तो ध्यान रखना ये जाता है हमारे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अगर आपसे मैं इसका विस्तार पूछ लो तो अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका, बताइएगा। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? तो अक्षांशीय विस्तार में आप कहोगे सर इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, 23 3 से 30 12 तक। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ देशांतरीय विस्तार कितना है इसका, देशांतरीय विस्तार कितना है इसका, तो आप कहोगे कि गुरुजी इसका विस्तार है देशांतरीय 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इसका विस्तार आता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक ये राजस्थान फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 23 3 से 30 12, 68 30 से 78 17, ये भारत का क्या, राजस्थान का, सॉरी भारत का नहीं, राजस्थान का क्या है? विस्तार है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है सर इसमें? तो और ध्यान रखने वाली बात ये है, आपसे अगर इनका अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? इनका अंतर पूछ ले कि भाई अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना होता है और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना होता है, तो ये भी आप बता सकते हो। अंतर का मतलब क्या होता है कि अपने को 23 12 में से 23 3 घटाना है। जैसे 23 डिग्री 12 में से अपन को क्या घटाना है? 23 0 3 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 9, और इधर कितना बचेगा? 7। 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आता है इसके अंदर। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 7 डिग्री 9 मिनट। इतने में ही भारत, राजस्थान है, सॉरी भारत का नाम आ रहा है क्योंकि भारत का भूगोल मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, राजस्थान का पहली बार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा भारत भारत नाम आ ही जाता है ना। ये चीज ध्यान रखनी है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर। देशांतरीय विस्तार के आधार पर अगर अपन इसका माइनस करना चाहें तो 78 17 में से माइनस करना अपने को कितना? 68, और इधर कितना आएगा? 30। ठीक है, माइनस करो तो यहाँ पे 7, और 11 में से इधर आएगा कितना? 4। ठीक है, 4 आएगा यहाँ पे। 4 के बाद में यहाँ पे आता है 0 8, यानी कि 8 डिग्री 47 का विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है देशांतरीय विस्तार में। ठीक है, ये दोनों भी ध्यान रखना, अंतर पूछ लेते हैं कई बार इनका। तो अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय विस्तार का अंतर होता है 8 डिग्री 47 मिनट। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपसे पूछता है कि राजस्थान के मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। जैसे ये कोई अक्षांश रेखा है,
जो कि बिल्कुल राजस्थान के मध्य से होके जाएगी, तो उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ध्यान रखना 27 डिग्री अक्षांश। कौन सी अक्षांश है? 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश मानी जाती है। अगर आपसे राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर पूछ लिया जाए, तो मध्यवर्ती देशांतर आपको ध्यान रखना है 70 नहीं होता इसका, मध्यवर्ती देशांतर होता है 74 ही होता है शायद, जहां तक मुझे लगता है, और आपको एक बार चेक करके बता देंगे। ठीक है, हाँ अब सुनना इसके अंदर काम की बातें क्या है। काम की बातें ये है अपने इसमें, हाँ जी 74 हो गया और 27 हो गया। ठीक है, ये तो देशांतर है, मध्यवर्ती देशांतर जो कि राजस्थान के मध्य से होके जाता है, और ये मध्यवर्ती अक्षांश हो गई। अब इसके अंदर कुछ जिले आते हैं, जैसे यहाँ पे जैसलमेर हो गया अपना, जैसलमेर के बाद में इधर डीडवाना कुचामन हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ जिले हैं, इस पे आने वाले जिले। और जो जयपुर है ना, जयपुर इसके सबसे निकट है, इस 27 डिग्री अक्षांश के सबसे निकट निकट वाला जिला है, निकट वाला शहर है जयपुर। ठीक है, और इस वाले देशांतर पे जो शहर है, जैसे अपना गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, राजसमंद हो गया, सलुम्बर हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये इस देशांतर के ऊपर स्थित शहर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे 27 डिग्री अक्षांश पे कुछ जिले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में यहाँ पे आता है अपना डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, फलोदी, भरतपुर, दौसा, जयपुर। ठीक है, ये कुछ जिले हैं जो कि 27 डिग्री अक्षांश के ऊपर आते हैं। और इस देशांतर पे आने वाले जिले कौन कौन से, देखो मैं कुछ जिलों के नाम लिखता हूँ। गंगानगर, श्री गंगानगर लिख दो, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है, बीकानेर, चूरू, राजसमंद, सलुम्बर, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में आता है डूंगरपुर, क्या आता है? डूंगरपुर। तो ये कुछ जिले 74 डिग्री देशांतर पे आने वाले कुछ जिले हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी जी सर, याद रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ी सी बातें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता देता हूँ। हालांकि अपन ने जब भारत का भूगोल पढ़ा था तब अपन ने जाना था, मगर अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो एक बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। देखो अक्षांश रेखाएं वो होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होती है अक्षांश रेखाएं? ये अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। अक्षांश रेखाओं क्या होती है? इस प्रकार से खींची जाती है, आडी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इनकी लंबाई में क्या जाती है? कमी आती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी आती है? 0 डिग्री, जिसे अपन क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ध्यान रखना भूमध्य वृत्त, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, कुछ भी कह दो। अब देखो 0 डिग्री से अपन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे 90 के आसपास, तो इसकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या आएगी? कमी आएगी। देखो आती है ना, जी सर आ रही है। और जैसे जैसे अपन दक्षिण में 90 की ओर जाएंगे तो भी अक्षांश रेखाओं में क्या आती है? लंबाई में इनके कमी आती है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है सब। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी होगी? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? इसकी जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, ये क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये ध्यान रखना। पहली चीज तो इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। और कितनी है इसकी लंबाई? तो लगभग इसकी लंबाई है 40,096 किलोमीटर, सॉरी 4000 का नाम आ गया, 40,096 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई देखी जाती है। कुल अगर आपसे अक्षांश रेखाएं पूछ ली जाए, कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ली जाए आपसे, तो ध्यान रखना कुल अक्षांश रेखाएं होती है अपने 179। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179, 179 अक्षांश रेखाएं होती है। और अगर आपसे पूछ ली जाए कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 181 कुल अक्षांश होते हैं।
दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को अपन क्या कहते हैं, कटिबंध। जैसे एक अक्षांश रेखा ये है और दूसरी ये है, इन दोनों के बीच के भाग को अपन क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, कटिबंध कहेंगे। और इनके बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर के आसपास, लगभग 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। ये बात अपने को अक्षांश रेखाओं में ध्यान रखनी है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में भी देख लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में क्या ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे सर जी। और क्या है इसमें, ज्यादा कोई वेद पढ़ने वाली तो बात ही नहीं है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम GMT। अब यहां से 0 से इधर खींच लो चाहे आप, और चाहे आप इधर आ जाओ, ठीक है, सभी की लंबाई समान होगी और सभी जगह समान होगी, ध्यान रखना। इनकी पहली विशेषता तो यही होती है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर जो रेखाएं होती है उनकी लंबाई क्या होती है, रेखाएं सभी जगह समान होती है, उनकी लंबाई में कोई फेरबदल नहीं होता, ये ध्यान रखना। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना 360 होती है देशांतर रेखाओं की संख्या। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, वही लगभग 111 किलोमीटर के आसपास। और देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं, ध्यान रखना, गोरे कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को अपन ने कटिबंध जोन कहा, और देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को अपन क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी, ठीक है। अब सुनो काम की बात। काम की बात क्या है, अपन ने बहुत बार पहले पहले ये आपको पता भी होगा कि 1 डिग्री देशांतर को पूर्व की ओर जब अपन पार करते हैं, किस ओर, पूर्व की ओर। जैसे ये अपना 0 डिग्री देशांतर है और ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। जब अपन इस 0 से इस साइड में आएंगे तो प्रत्येक डिग्री पार करने में अपने 4 मिनट का समय एक्स्ट्रा जुड़ता जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में कितनी देशांतर आ रही है, बताओ दिखा, कितनी देशांतर आ रही है, कितने देशांतर, देशांतर का अंतर देखा था ना ये पढ़ने निकाल के, कितना आ रहा था, 8:47, 8 डिग्री 47 मिनट का आ रहा था, नहीं आ रहा था जी सर, आ रहा था। इसको जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 35 मिनट निकल के आती है। कितने मिनट निकल के आती है, 35 मिनट निकल के आते हैं। यानी कि जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, ठीक है, वहां पे सबसे पहले सूर्य उदय होगा और सबसे पहले सूर्यास्त होगा। उसके 35 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी। जैसे ये राजस्थान का पहला पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है। यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। तो इसके 35 मिनट बाद जैसलमेर की कटरा में क्या होगा, सूर्य उदय होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में कितना अंतर मिलता है, 35 मिनट का अंतर मिलता है। भारत के अंदर कितना अंतर मिलता है, अगर पूरे भारत की बात करें तो 2 घंटे का अंतर मिलता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितना अंतर मिलता है, 2 घंटे का। और राजस्थान के धौलपुर, सिलावट और कटरा के बीच में कितना समय मिलता है, 35 मिनट का अंतर आता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्योदय व सूर्यास्त, क्या आएगा आपसे, सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होता है, सूर्योदय भी सबसे पहले होता है और सूर्यास्त भी कहाँ होता है, तो ध्यान रखना धौलपुर में। कहाँ होता है, धौलपुर के सिलावट में, ठीक है। और सबसे पहले तो हो गया, सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होता है, सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, तो ध्यान रखना जैसलमेर के कटरा में, जैसलमेर के कटरा में। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, जी सर, याद रह जाएगी। बताओ आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, अरे सर एक ही नंबर, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। चलो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसको, क्या कहा, क्या क्या कहा अपन ने। 23 3 से 30 12, हाँ ये रहा, 23 3 से 30 12, 68 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार है उसका अंतर कितना आता है, 7 डिग्री 9 मिनट। और जो देशांतरीय विस्तार है उसका अंतर कितना आता है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आता है। और पूर्वी जो जिला है यानी कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के मध्य अंतर कितना मिलता है अपने को, तो सूर्य किरणें 35 मिनट लेट पहुंचती है। यानी कि जो जैसे अपना धौलपुर का सिलावट है
वहां पे सूर्योदय सबसे पहले होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले ही हो जाएगा। और जैसलमेर का कटरा है, वहां पे सूर्योदय सबसे लास्ट में होता है तो सूर्यास्त भी सबसे लास्ट में होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। सबसे मध्य अक्षांश कौन सी है? मध्यवर्ती अक्षांश, अक्षांश का नाम है 27 डिग्री अक्षांश। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? जैसलमेर आ गया, फलोदी आ गया, डिडवाना कुचामन आ गया, भरतपुर आ गया, दौसा आ गया, जयपुर आ गया। ध्यान रखना जो अपना जयपुर है ये इसके निकटवर्ती शहर है, ठीक है। उसके बाद में मध्यवर्ती जो देशांतर आपसे पूछ ली जाए तो 74 डिग्री देशांतर क्या है? इसकी मध्यवर्ती देशांतर है। 70 डिग्री देशांतर पे अपना जैसलमेर स्थित है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। और इस देशांतर पे कौन कौन से जिले स्थित है? ध्यान रखना, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, राजसमंद है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ठीक है। जैसलमेर का नाम थोड़ी लिया है मैंने, जैसलमेर ले लिया। चलो चलो चलो, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर नहीं है, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। बताओ आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, बहुत ज्यादा समझ में आ गई। यानी कि अपने नामकरण की बात कर ली, स्थिति की बात कर ली, अपने विस्तार की बात कर ली। आने वाली जो कक्षाएं होंगी उसमें हम जिलों के बारे में बात कर लेंगे, उनके पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे, कर्क रेखा के बारे में बात कर लेंगे। आईएसटी के बारे में तो कोई बात करनी ही नहीं है, जो कि अपन ने जो भी बेसिक बातें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई कक्षा में आगे वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। राजस्थान का सामान्य परिचय भी थोड़ा बहुत और रह गया है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में लगभग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा गणी।